हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था छत्तीसगढ़ के पाषाण काल के बारे में। तो आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे महाजनपद काल। छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल। तो मुख्यतः महाजनपद काल में देखा जाए तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मगध उत्कर्ष, मगध उत्कर्ष। दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा जैन धर्म। तो यहाँ तक बात क्लियर है। महाजनपद काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रमुख एक काल है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। मगध उत्कर्ष, बौद्ध काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। तो मगध उत्कर्ष के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मगध उत्कर्ष के बारे में छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में उतना स्पष्टतः रूप से नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि एक महाजनपद काल में 16 जनपदों में विभाजित था पूरा भारत, जिसमें मगध जो है, मगध सबसे प्रमुख क्या था, जनपद था। इसीलिए इसको मगध उत्कर्ष भी कहा जाता है ना। तो उसी 16 जनपदों में से एक था छत्तीसगढ़, जिसके अंतर्गत आता था चेदिस जनपद, है ना। इसके अंदर कौन आता था, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ आता था, है ना, छत्तीसगढ़ आता था। अब एक हमारे बहुत ही विख्यात इतिहासकार हुए हैं हीरालाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पुराने अभ्यर्थी हैं नहीं और नया अभ्यर्थी है तो अभी सुन लो। हीरालाल नाम के एक प्रमुख इतिहासकार था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है नाम क्यों पड़ा, क्योंकि चेदिस जनपद के कारण इस समय इस एरिया को, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, चेदिसगढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता है, चेदिसगढ़। अब चेदिसगढ़ क्या हो गया, अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब समझते हो दोस्तों, अपभ्रंश मतलब थोड़ा भाषाओं में रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि संस्कृत का भ्रंश हिंदी है, हिंदी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ी है, इस टाइप सा। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो चेदिसगढ़ ही जो है अपभ्रंश स्वरूप क्या हो गया था, छत्तीसगढ़। ऐसा किसका मानना है, मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना प्रमुख इतिहासकार कौन थे, हीरालाल का मानना था। क्या, ये अपभ्रंश वाली बात हीरालाल, जो कि प्रमुख छत्तीसगढ़ के इतिहासकार थे, उनका मानना था, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में मगध उत्कर्ष के बारे में आपको इतना ही जानकारी आपको याद रखना है, और इससे संबंधित जानकारी जो है ज़्यादा पूछा नहीं जाता छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, तो पढ़ना वाजिब नहीं है। अब प्रमुख रूप से हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में या उनसे संबंधित जो भिक्षुक थे उनके बारे में आपको प्रश्न बनते हुए नज़र आते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद पहला तो हम लोग पढ़ लिए मगध उत्कर्ष के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संबंध में, है ना। बौद्ध धर्म के संबंध में, बौद्ध धर्म। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बौद्ध धर्म
का प्रचार प्रसार 11वीं सदी में स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार 11वीं सदी है ना, 11वीं सदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, अपने दिमाग में बसा के रखना कि 11वीं सदी में प्रसार स्टार्ट हुआ। मतलब प्रचार तो पहले होता ही था, प्रचार लिखना सही नहीं है लेकिन लिख सकते हो प्रचार प्रसार एक साथ। तो प्रसार मतलब फैलाव, ज़्यादातर फैलाव 11वीं सदी में ज़्यादातर हुआ है ना। प्रचार तो बहुत पहले से हो रहा था, आगे पढ़ेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध जो है 600 ईसा पूर्व में ही आ गए थे प्रचार करने के लिए, है ना। तो प्रसार आप लोग याद करना, प्रसार जो है 11वीं सदी में स्टार्ट हुआ, है ना। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से महायान शाखा का प्रसार अधिक था। तो आप लोग को पता होगा कि इनका 2 शाखा होता है, हीनयान महायान। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का कौन सा, महायान शाखा है ना, महायान शाखा का प्रमुख प्रसार था ना, प्रमुख या अधिक भी कह सकते हो, प्रसार है ना। सबसे महायान शाखा आप लोग इस ऐसे याद रख सकते हो कि महानदी बहती है छत्तीसगढ़ में, तो महायान शाखा ही छत्तीसगढ़ में था कौन सा, बौद्ध धर्म का। और आप लोग ये भी इस तरह से भी याद कर सकते हो कि महानदी के ही आसपास के एरिया में ज़्यादातर बौद्ध स्थलों को और बौद्ध भिक्षुकों को देखा जाता था। तो इससे आप रिलेट कर भी सकते हो कि महायान शाखा छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रमुखता से प्रसिद्ध थी, है ना। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुक कौन कौन छत्तीसगढ़ में आए थे और उनसे संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक है ना, ध्यान रखिए दोस्तों, ये थोड़ा क्विक रिवीजन सीरीज़ है और मैं एक रफ कॉपी लेके बैठा हूँ जिसमें मैं भी खुद रिवीजन कर रहा हूँ और आपको भी रिवीजन के साथ साथ एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो अक्षरों पर या मात्राओं पर उतना ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जो उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का उस पर अधिक ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले भिक्षुक के बारे में बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध के ही बारे में हम लोग पहले देखेंगे, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महात्मा बुद्ध, है ना। महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ में कब आए थे ये पहले देख लो। तो कब आए थे बोला जाए तो 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, BC भी कहा जाता है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि 600 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। कहाँ आए थे, तो कहाँ आए थे इसका जवाब क्या रखना, महासमुंद जिला, महासमुंद जिला के कहाँ, सिरपुर में, सिरपुर। देखिए, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध सबसे प्रमुख थे और उन्होंने भी छत्तीसगढ़ का यात्रा किया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जितना भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ पूरा आपको मुँह जुबानी याद रहना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत बड़े व्यक्तित्व थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। तो आपको तो इससे संबंधित चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखना है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि 600 ईसा पूर्व में आए थे कहाँ, छत्तीसगढ़ में महात्मा बुद्ध, है ना। कहाँ पर आए थे, तो महासमुंद के सिरपुर में आए थे। और किस लिए आए थे, तो किस लिए आए थे उसका भी कारण देख लेते हैं। तो क्यों आए थे, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, है ना। क्यों आए थे ये भी पता चल गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु आए थे। और 3 माह तक निवास भी किए थे, 3 माह तक रुके थे, उसी को निवास बोल रहे हैं ना। 3 माह तक रुके थे। अब इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि 3 माह तक रुके थे,
तो ये जानकारी प्राप्त होती है अवदान शतक। तो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक, जिसमें यह उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में महात्मा बुद्ध आए थे और 3 माह तक निवास किया था। कहाँ निवास किया था? महासमुंद के सिरपुर में निवास किया था। और यह जानकारी अवदान शतक नाम के एक बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार एक और यात्री जो चीनी यात्री थे हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग की किताब में भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ से महात्मा बुद्ध का छत्तीसगढ़ के सिरपुर से भी संबंध रहा है। तो चीनी यात्री हेनसांग। इसकी किताब कौन सा है? किताब का नाम भी आप लोग को याद रखना है, सी अब ये चाइनीज था और चीनी यात्री था, तो उसका भाषा भी उसी प्रकार है। तो सी नाम का एक ग्रंथ लिखा था, उसमें भी जानकारी प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। अब हेनसांग जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास या भारत के इतिहास में ना प्रमुख यात्री के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसके लिखे गए ग्रंथ जो है इतिहास को जानने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हेनसांग के बारे में थोड़ा सा अलग से हम लोग जानेंगे, इसका नाम आ ही गया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। हेनसांग है ना, चीनी यात्री हेनसांग। तो जब ये भारत में आया, तो भारत में कब आया? तो ये 629 ईस्वी में आया। कहाँ? भारत में। तो भारत में उस समय का राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। तो यह जानकारी जो है स्टैटिक जीके का भी भाग है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये भारत के भी स्टैटिक जीके का भाग है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 10 साल बाद, याद रखना 10 साल बाद, 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में, इस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो याद रखना यहाँ के राजा पांडुवंशी राजा थे और उनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन है ना, बाला अर्जुन। यहाँ तक बात क्लियर है। जब हेनसांग आया तो भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन था और छत्तीसगढ़ का राजा महाशिवगुप्त बाला अर्जुन था, है ना। अब आगे देखते हैं। इसने जो किताब लिखा उसका नाम तो आपको बता दिया मैं, सी यू की, लेकिन छत्तीसगढ़ को उसने क्या कहा? छत्तीसगढ़ को क्या कहा? किया सलो क्या कहा? याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार याद करोगे तो हो जाएगा। किया सलो क्या कहा? छत्तीसगढ़ को किया सलो, छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा। किसमें कहा? अपने किताब सीयूकी में ही कहा होगा, क्योंकि अब वो बोलने के लिए, बताने के लिए तो कुछ रहा है, बचा नहीं है। तो जो वो किताब लिख गया है उसी को ही डिकोडिंग कर करके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने किताब में ही कहा होगा। कौन से किताब में? सीयूकी में कहा होगा। क्या कहा होगा? कि छत्तीसगढ़ को किया सलो, है ना। ठीक है, अपने भाषा में नाम दिया था। तो इतना आप लोग महात्मा बुद्ध के बारे में रखना, याद रखना। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे दूसरे प्रमुख बौद्ध भिक्षुक नागा अर्जुन के बारे में, है ना। अब हम लोग दूसरे जो बौद्ध भिक्षुक थे नागा अर्जुन, उसके बारे में जानेंगे थोड़ी सी जानकारी। दूसरे बौद्ध भिक्षुक जिनका प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ से संबंध रहा वो थे नागा अर्जुन। नागा अर्जुन, है ना। तो नागा अर्जुन कब आए थे? तो दूसरी शताब्दी में आए थे। दूसरी शताब्दी, है ना, शताब्दी। जब आए थे तो
यहाँ का राजा कौन था? तो सातवाहन वंश के जो शासन काल के राजा थे है ना, तो उस समय सातवाहन वंश, ये क्षेत्रीय वंश है छत्तीसगढ़ का। ये सातवाहन वंश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तब, है ना। तो सातवाहन का उस समय ये शासन था छत्तीसगढ़ में, है ना। अब सातवाहन वंश ने ही क्या किया था, नागार्जुन के लिए 5 मंजिल, याद रखना 5 मंजिला इमारत बनवाया था, है ना। नागार्जुन के लिए 5 मंजिला इमारत बनवाया। कहाँ बनवाया था? संघाराम नाम का एक जगह है वहाँ पर, है ना। अब ये भी संघाराम जो स्थल है वो भी सिरपुर के ही आसपास के क्षेत्र में ही है। तो नागार्जुन दूसरी शताब्दी में आया था। उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? तो सातवाहन वंश का शासन था। 5 मंजिला इमारत बनवाया कहाँ पर? संघाराम में। कौन बनवाया? सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाया। कहाँ बनवाया? संघाराम में बनवाया। किसके लिए बनवाया? नागार्जुन के लिए बनवाया, है ना। तो इतना आपको याद रखना है नागार्जुन के बारे में। और तीसरा राजा के बारे में भी आप लोग को याद रखना है। तो मैं एक बार सेट कर लेता हूँ। तो तीसरे राजा के बारे में बात करें तो तीसरा राजा कौन था? तीसरा राजा था आनंद प्रभु। आनंद प्रभु कब आया था? तो आनंद प्रभु के आने का समय था 605 ईस्वी, है ना। और उस समय किसका शासक था? तो शासन था पांडुवंश का, और शासक कौन था? बाला अर्जुन। जो महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन हम लोगों ने पहले भी देखा, किसमें देखा था महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन? जब ह्वेन-सांग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तब उस समय भी महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन का ही शासन था। और अभी भी जब आनंद प्रभु यहाँ पर आए तब भी किसका शासन था? महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन, है ना। तो यहाँ पर बाला अर्जुन का ही शासन था, है ना। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है। अब आनंद प्रभु से ही संबंधित विहार, मतलब जो उनके मंदिर होते हैं ना, बौद्ध धर्म के मंदिर, उनको विहार बोल दिया जाता है। तो आनंद प्रभु से ही संबंधित सिरपुर में मंदिर है या सिरपुर में विहार है जिनको जो आनंद प्रभु से संबंधित है ना, तो स्वास्तिक विहार, और आनंद प्रभु कुटी विहार। कुटी विहार, है ना। तो इतना आपको जान के रखना है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ अब बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को भी देख लेते हैं। आपको 3 रूप से प्रमुख बौद्ध यात्रियों को आपको याद करके रखना है, और एक चीनी यात्री के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी रखना है ना। और अब देख लेते हैं प्रमुख बौद्ध स्थल। प्रमुख बौद्ध स्थल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिरपुर में। सिरपुर ही प्रमुख केंद्र रहा है बौद्ध धर्म का, तो सिरपुर में देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिरपुर में ये 2 चीज़ तो देख लिए, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार। एक बार लिख भी देता हूँ, स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार दोनों सिरपुर में हैं। और उसके अलावा प्रभु कुटी विहार, और इसके अलावा तीवर देव विहार भी है। तीवर देव एक पांडु वंश के प्रमुख राजा में से एक थे, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनका भी विहार यहाँ पर है, तीवर देव विहार। तो 3 चीज़ों को आपको सिरपुर में याद रख के चलना है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्हार में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मल्हार कहाँ है? मल्हार बिलासपुर में है। तो मल्हार स्पेसिफिक ये जगह का नाम याद रखना, बीएसपी जिले में है, बिलासपुर में है वो तो ठीक है, लेकिन स्पेशल मल्हार का नाम आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए। बौद्ध धर्म के अवशेष। उसके बाद आपको याद रखना है भोंगापाल। भोंगापाल याद रखना है। भोंगापाल में बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो जितने भी बौद्ध धर्म के प्रचारक आए होंगे, जो प्रसार करने आए थे बौद्ध धर्म का, तो उन लोगों ने जहाँ भी जिन भी क्षेत्रों का दौरा किया है वहाँ पर उन लोग क्या बनवाते थे? विहार बनवाते थे। जैसे हमारे यहाँ जगह जगह पर मंदिर देखने को मिलता है, उसी प्रकार इन्होंने जहाँ जहाँ भी धर्म का प्रचार करने गए वहाँ पर विहार बनवाए। तो भूंगापाल में भी इनका पहुँच था, तो भूंगापाल में भी इन्होंने बौद्ध विहार का निर्माण कराया। उसी प्रकार तुरतुरिया नाम का एक जगह आपको याद रखना है। तुरतुरिया में बौद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तुरतुरिया बौद्ध, प्राचीन बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इतना सबको आपको इनके अलावा एक और भी जगह जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, आप लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ भी संबंधित है किससे? बौद्ध विहारों से, बौद्ध स्थलों से। तो डोंगरगढ़ में ना एक आप लोग को पता होगा, डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी जिस पर 30 फीट की बौद्ध प्रतिमा है ना। तो ये चीज़ आप अपने जानकारी के लिए याद रख सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है और करेंट अफेयर में भी पूछ लिया जाता है कई बार। 6 फरवरी को ना, यहाँ हर साल 6 फरवरी को, आप लोग याद रखना ध्यान में इसको, 6 फरवरी को यहाँ हर साल क्या होता है? बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, तो ये डेट याद रखना है। और प्रज्ञागिरी पहाड़ी को भी याद रखना है। डोंगरगढ़ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी जो है बौद्ध स्थल से संबंधित है। आप लोग इस चीज़ों को देखे रहते हो, सुने रहते हो, पढ़े रहते हो, तो क्वेश्चन आता है तो बन जाता है दोस्तों। यही चीज़ को आप नहीं सुने रहेंगे कि प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको सबसे प्रमुख मैन पार्ट गए होंगे, देखे होंगे, तिब्बती शरणार्थी आके बसे हुए हैं। जब चाइना ने तिब्बती लोगों को भगाया उनके तिब्बत से, तो उनको बसाया गया कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में बसाया गया। और ये तब तिब्बती लोग जो थे वो प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म को ही पालन करने वाले लोग थे। तो इन्होंने मैन पार्ट में सबसे बड़ा बौद्ध विहार बना लिया, क्योंकि उनका प्रमुख रूप से निवास यहीं पर था, तो वो अपने धर्म के लिए सबसे बड़ा बौद्ध विहार। सबसे बड़ा बौद्ध विहार मैनपाट में ही बना लिए उन लोग। जिन लोगों का जहाँ पर बसाव होगा, जहाँ पर निवास होगा, वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने मान्यता के हिसाब से उस प्रकार उस स्थल को ढालने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो इन्होंने मैन पार्ट में जब तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, तिब्बती शरणार्थी है ना, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से सबसे बड़ा इसको बौद्ध विहार का निर्माण
किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक आप लोग बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी को याद रखना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में सेटअप कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप लोग इसे अगर पढ़ लिए होंगे पहले से, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं 2x की स्पीड में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये सीरीज़ का उद्देश्य ही यही है कि क्विक रिवीजन हो जाए बच्चों का पूरे डिटेल के साथ। और जो नए हैं वो तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो को। वीडियो अच्छी लग रही तो एक आध लाइक कर दो, लाइक करने में क्या है, और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों को, है ना दोस्तों। तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग जैन। तो दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, बौद्ध धर्म पढ़े थे। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। तो जैन धर्म को ना सीधा डायरेक्ट लिखते हैं उससे संबंधित स्थल और जो तीर्थंकर। तो तीर्थंकर वास्तविक ज्ञान किसको बोला जाता था जैन धर्म में, या बोला जाता है तो वास्तविक ज्ञान ना केवल्य को बोला जाता है। वास्तविक ज्ञान केवल्य। हमारे में मतलब हिंदू धर्म में देखे होंगे आप लोग, मोक्ष ही को ही अंतिम वो माना जाता है कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए। उसी प्रकार इन लोग वास्तविक ज्ञान जो अल्टीमेट ट्रू जो जिसको बोला जाता है उसको इन लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। और कैवल्य जिन लोग को प्राप्त होते हैं उनको जीन या इन लोग तीर्थंकर भी कहते हैं ना। तीर्थंकर ही ज़्यादा कहते हैं, जिन तो या तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कितने थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। अब 24 तीर्थंकरों में से छत्तीसगढ़ से संबंधित तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ का ही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ऋषभदेव के बारे में जान लेते हैं। तो ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे, 24 में से पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, है ना। अब ऋषभदेव से संबंधित स्थलों के बारे में देखते हैं ना। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। तो और बौद्ध धर्म का संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजाओं से भी रहा है, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसमें आप केवल उन जगहों का याद रखना है जो जैन धर्म से संबंधित है ना। तो प्रथम तीर्थंकर थे कौन, ऋषभदेव। तो यहाँ लिख लो प्रथम तीर्थंकर। स्टैटिक जीके में ही पढ़ते होगे आप लोग, इंडियन जीके में, है ना। अब इससे संबंधित जगहों को देख लेते हैं। तो गुंजी नाम का एक जगह है, उसके आसपास ही, या गुंजी दमऊ दरहा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से जिला में, शक्ति जिला में है। तो इसको याद रखना कि प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उनसे संबंधित जगह कौन सा है, गुंजी दमऊ दरहा, जो कि शक्ति जिले में है ना। उसके बाद बूढ़ी दरबार जो कि मल्हार बिलासपुर में है। बूढ़ी दरबार मल्हार बिलासपुर में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और कौन से, सोमेश्वर राजिम, सोमेश्वर जिसे राजिम ही कहा जाता है ना। और रतनपुर से तो आप सभी परिचित ही हैं। तो इन सभी जगहों से ना संबंधित कौन थे, ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव का कुछ ना कुछ निर्माण कार्य या उनसे संबंधित जानकारी या उनसे संबंधित कुछ लेख जो है प्राप्त इन सभी जगहों से हुए हैं। तो इनका ऋषभदेव का संबंध गुंजी से था, बूढ़ी दरबार से था, सोमेश्वर था, रतनपुर से था। और अब दूसरा आपको तीर्थंकर याद रखना है, शांतिनाथ।
दूसरा तीर्थंकर शांतिनाथ जो कि छत्तीसगढ़ में, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये 16वें तीर्थंकर थे, 16वें तीर्थंकर, है ना। और इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? इससे संबंधित क्षेत्र भातागुड़ा क्षेत्र है। भातागुड़ा कहाँ पड़ता है? बस्तर के क्षेत्र में पड़ता है ना। तो शांतिनाथ से संबंधित एक जगह है जिससे उसके संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, भातागुड़ा। तीसरा आपको याद रखना है पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। और इससे संबंधित जगहों के बारे में देखा जाए तो इससे संबंधित जगह नगपुरा, पंडरिया, महेश्वर, सीताबाड़ी, है ना। तो नगपुरा को तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, सबसे बड़ा जैन जो है मंदिर छत्तीसगढ़ में नगपुरा में ही है, जो कि पार्श्वनाथ से संबंधित थे। तो नगपुरा में ही सबसे बड़ा एक हम लोग पढ़ते थे शायद 9वीं या 10वीं क्लास में छत्तीसगढ़ के विषय में जब पढ़ाया जाता था, तो इस चीज़ का जिक्र है, तब से मुझे याद है कि नगपुरा में सबसे बड़ा जैन मंदिर है ना। नगपुरा हो गया, और दूसरा पंडरिया, तीसरा महेशपुर, और चौथा सीताबाड़ी। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है दोस्तों कि इतना सारा चीज़ों को एक साथ याद करने के लिए बोला जा रहा है, एक से एक स्थल जिसको सुने भी नहीं हैं। खैर जिन लोगों ने पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, उनका तो रिवाइज ही हो रहा है, लेकिन जो नए विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनको परेशान नहीं होना है। कितना सारा चीज़ें हमें एक साथ याद करने के लिए बोला जा रहा है। याद करने के लिए नहीं, आप लोग एक बार सुन के रखिए इस चीज़ को, ताकि आगे आप जब रिवाइज करो या बाकी और चीज़ों में इन सब का नाम आए तो आपको ये मत लगे कि इनको मैंने पहली बार सुन रहा है, मैंने पहले सुना ही नहीं है कभी। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का आप तैयारी करते हो तो पूरा 360 डिग्री आपको तैयारी करना पड़ता है। 360 डिग्री आपको इधर से उधर जोड़ कर, भूगोल को इतिहास से, इतिहास को भूगोल, जब इतिहास भी पढ़ रहे हो तो जब मैं बोल रहा हूँ सिरपुर, तो आपके माइंड में छपना चाहिए कि सिरपुर किधर है ना। तो इसी प्रकार इन चीज़ों को आप लोग सुने रहे होगे, तब आगे नाम का जिक्र होगा तो आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। तो इन चीज़ को पहले सुनना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको याद रखना है। तो पार्श्वनाथ के संबंधित स्थल के बारे में हम लोग देखें, नगपुरा, पंडरिया, महेशपुर, सीताबाड़ी। अब इसको पूछ देगा एग्जाम में, कैसे पूछ देगा कि सीताबाड़ी कौन से जैन तीर्थंकर से संबंधित स्थल है, तो आपको याद रहना चाहिए कि पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बना हुआ है, इसलिए मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल से समझा रहा हूँ। हालांकि क्विक रिवीजन सीरीज है, फिर भी इसे इतने डिटेल से बताने का मतलब यही है दोस्तों। और चौथा आपको याद रखना है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। चौबीसवें तीर्थंकर, है ना। इनसे संबंधित स्थल आरंग है ना। आरंग में भी आप लोग स्पेसिफिक भांडुल देव मंदिर को याद रख सकते हो, है ना। भांडल देव मंदिर, है ना, किससे संबंधित? महावीर स्वामी से। और भांडल देव मंदिर में ही नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयसनाथ, ये 3 तीर्थंकर और हुए थे, मतलब सॉरी तीर्थंकर नहीं, तो मतलब जैन धर्म से संबंधित व्यक्तित्व, जिनका भी संबंध किससे है? भांडल देव मंदिर से है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके विषय में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि चीज़ें बढ़िया से आपको याद रहें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि महाजनपद काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो महाजनपद काल में मैंने बताया कि मगध उत्कर्ष शामिल है, बौद्ध धर्म शामिल है, और जैन धर्म शामिल है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि 16 जनपदों में विभाजित था कौन? भारत। उसमें मगध जनपद जो है सबसे प्रमुख जनपद था। छत्तीसगढ़ जो है चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। चेदी
जनपद के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ को चेदीगढ़ कहा जाता था। और प्रमुख इतिहासकार हीरालाल यह मानते हैं कि चेदीगढ़ ही अपभ्रंश स्वरूप छत्तीसगढ़ हुआ और छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये कौन मानते हैं? हीरालाल। अच्छे से याद करके रखना इसको, है ना। उसके बाद मैंने बताया कि प्रमुख बौद्ध भिक्षुकों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो प्रमुख बौद्ध भिक्षुकों में सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में देखें। महात्मा बुद्ध जो है कब आए थे? 600 ईसा पूर्व में आए थे, है ना। कहाँ पर आए थे? महासमुंद के सिरपुर में आए थे। किस लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे। कितने दिनों के लिए आए थे? तो 6 माह के लिए आए थे और 6 माह तक यहाँ निवास किए, है ना। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अवदान शतक। अवदान शतक क्या है? अवदान शतक जो है प्रमुख बौद्ध धर्मों में प्रमुख बौद्ध धर्म के ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, इससे जानकारी मिलती है। उसके अलावा महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, यह जानकारी कहाँ से मिलता है? चीनी यात्री हेनसांग की किताब, चीनी यात्री हेनसांग की किताब सी यू की में मिलता है। अब हेनसांग का जब नाम का जिक्र हो गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेनसांग जो है भारत में कब आया था? भारत में 629 ईस्वी में आया था। उस समय भारत के राजा हर्षवर्धन थे। छत्तीसगढ़ में जब आए तो छत्तीसगढ़ में 10 साल बाद आए, 10 साल बाद आया। तो छत्तीसगढ़ में जब आया तो 639 ईस्वी चल रहा था और इस समय पांडु वंश का राजा कौन था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन था। और इसमें एक चीज़ और याद रख लेना दोस्तों कि जब ये हेनसांग जो है भारत आया तो हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र से है ना, पर्वत क्षेत्र। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र से आया। छत्तीसगढ़ को हेनसांग ने अपने किताब सी.यू.की में क्या कहा? किया सलो कहा। हेनसांग ने छत्तीसगढ़ को अपने किताब सी.यू.की में किया सलो कहा, है ना। उसके बाद आप लोग दूसरे बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के बारे में देखा। तो दूसरे बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन दूसरी शताब्दी में छत्तीसगढ़ आए थे और सातवाहन वंश का उस समय क्या था? शासन था। 5 मंजिल इमारत का निर्माण कहाँ पर करवाया? संघाराम में करवाए थे इन लोग ने। तो नागार्जुन के बारे में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरे बौद्ध भिक्षुक आनंद प्रभु के बारे में हम लोगों ने देखा। आनंद प्रभु 605 ईस्वी में आए थे और उस समय पांडु वंश का शासन था और पांडु वंश का शासक कौन था? बाला अर्जुन था, है ना। और इससे संबंधित जानकारी के बारे में बात की जाए तो स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटीर विहार जो कि आनंद प्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनंद प्रभु से संबंधित है। और ये दोनों विहार कहाँ हैं? तो प्रमुख बौद्ध स्थलों में हम लोग देखते हैं कि सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटीर विहार सिरपुर में ही है। इसके अलावा एक और प्रमुख विहार है जिसको तीवर देव विहार कहा जाता है। ये तीवर देव पांडु वंश के राजा से संबंधित है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उसके अलावा प्रमुख बौद्ध स्थल में मल्हार को आपको देखना है। मल्हार कहाँ है? बिलासपुर में है। बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए थे यहाँ से। भूंगापाल देखना है। भूंगापाल बौद्ध विहार मिला हुआ है भूंगापाल में। तुरतुरिया नामक गांव में देखते हैं कि यहाँ प्राचीन बौद्ध प्रतिमा, ये शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुरतुरिया में प्राचीन बौद्ध प्रतिमा मिला है। डोंगरगढ़ के विषय में देखा जाए तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है। डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30 फीट बौद्ध प्रतिमा बनाया गया है और हर साल इसी में 6 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मैन पाट के विषय में आप लोग को पता ही होगा। मैन पाट में किसको बसाया गया था? तिब्बती शरणार्थियों को जगह दिया गया था, बसाया गया था, जो भाग के आए थे तिब्बत से, भारत भाग के आए थे युद्ध के कारण। तो इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा बौद्ध विहार वहाँ पर बसा लिया है। उसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। तो जैन धर्म वास्तविक ज्ञान किसको मानते हैं? कैवल्य को मानते हैं। जिन्हें प्राप्त होते हैं उसको जीन या तीर्थंकर के नाम में जानते हैं। और हम लोगों ने देखा कि कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। कहाँ कहाँ से रहा है? तो गुंजी के दमोदरहा, है ना, वहाँ से रहा है। और ये कहाँ पर है? गुंजी दमोदर शक्ति में है। बूढ़ी दरबार मल्हार बिलासपुर में है, यहाँ से भी इनका संबंध रहा है। सोमेश्वर राजिम से भी संबंध रहा है, रतनपुर से भी संबंध रहा है। उसके बाद दूसरे हम लोग देखे हैं
शांतिनाथ के बारे में, तो शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध भातागुड़ा भातागुड़ा क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के भातागुड़ा से रहा है। उसके बाद तीसरा हम लोग पार्श्वनाथ देखे थे, 23वें तीर्थंकर थे ये, मतलब सेकंड लास्ट तीर्थंकर थे। नगपुरा, पंडरिया महेश्वर और सीताबाड़ी से इनका संबंध रहा है। उसके बाद हम लोग महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर थे उसके बारे में भी देखे हैं। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम भी थे ना, यही फिलहाल के लिए अंतिम तीर्थंकर, और आ सकते हैं इनका पता नहीं, लेकिन अभी तक फिलहाल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें ये है अंतिम आरंग क्षेत्र से संबंधित थे। और आरंग क्षेत्र से प्रमुख रूप से देखा जाए तो भांडाल देउर मंदिर से संबंधित है। भांडाल देउर से मंदिर और भी व्यक्तित्व शामिल है, जिसे नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयसनाथ, इसको लिख सकते हो चाहो तो, नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयसनाथ, है ना, संबंधित व्यक्तित्व थे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों महाजनपद काल छत्तीसगढ़ के विषय में। तो उम्मीद है आपका क्विक रिवीजन अच्छे से हुआ। जिस उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है वो उद्देश्य आपकी भी पूर्ति हुई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इतिहास को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।